नमस्कार। आप सुन रहे हैं श्वेतवना प्रकाशन पॉडकास्ट, जहां शब्दों को मिलती है आवाज और साहित्य बनता है संवाद। प्रत्येक एपिसोड में हम एक लेखक, उनके विचारों और उनकी लेखनी की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। आज का ये एपिसोड समर्पित है गरिमा सक्सेना को, एक ऐसी लेखकीय आवाज जिसने अपनी रचनाओं से पाठकों के मन पर गहरी छाप छोड़ी है। आइए जानते हैं उनकी सोच, उनकी शैली और उनकी साहित्यिक यात्रा को एक नए दृष्टिकोण से। अगर हम किसी किसी बहुत विशाल पुल या किसी गगनचुंबी इमारत को देखते हैं तो सबसे पहले क्या नजर आता है? जाहिर है उसकी ठोस बनावट, मतलब कंक्रीट, स्टील के भारी तार और एकदम सटीक निर्दयी गणित। सब कुछ गुरुत्वाकर्षण और भौतिकी के बहुत कड़े नियमों में बंधा हुआ। बिल्कुल, 1 इंच की भी गलती की गुंजाइश नहीं होती वहाँ। और देखा जाए तो वो जो अनुशासन है, वो जो सटीक ढांचा है, वो कहीं ना कहीं हमें सुकून देता है। हाँ, एक सुरक्षा का एहसास। जी, हमें पता होता है कि ये पुल हर तरह का वजन सह लेगा, चाहे उस पर से कितनी भी भारी गाड़ियों क्यों ना गुजरें। चीजों का इस तरह से स्पष्ट और मापा हुआ होना बहुत जरूरी लगता है। सही कहा। लेकिन सोचिए अगर हम इस तस्वीर को थोड़ा सा बदल दें, मतलब अगर उस कठोर लोहे और कंक्रीट के ढांचे में कोई कोई इंसानी धड़कन डाल दें, अगर उस पुल के तारों से टकराकर गुजरने वाली हवा कोई दर्द भरा गीत गाने लगे, तब तब वो सिर्फ एक ढांचा तो नहीं रहता ना। एकदम नहीं, तब वो एक जीवंत कला बन जाता है। एक ऐसा दुर्लभ संगम जहां गणित और इंजीनियरिंग का कड़ा अनुशासन मानवीय भावनाओं की गहराई के साथ मिल जाता है। और सच कहूं तो सबसे महान कलाकृतियां इसी तरह जन्म लेती हैं, जहां शिल्प की कठोरता और जज्बातों की कोमलता एक दूसरे को संभालती हैं। क्या बात है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का, यानी जो हमारा ये डीप डाइव है, इसका केंद्र भी बिल्कुल यही अद्भुत संगम है। आज हमारे सामने जो मूल स्रोत है, उनमें कई कविताएं, दोहे, नवगीत और गजल संग्रह शामिल है। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचनात्मक किताब भी है। हाँ, काफी विस्तृत सामग्री है आज हमारे पास। बिल्कुल। और हमारा मिशन है आधुनिक हिंदी कविता और गजल के परिदृश्य में एक बेहद सशक्त आवाज यानी गरिमा सक्सेना के साहित्यिक सफर, उनकी कृतियों और उनके आलोचनात्मक दृष्टिकोण को समझना। 29 जनवरी 1990 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जन्मी गरिमा जी का सफर बहुत दिलचस्प है। बहुत ज्यादा। मतलब उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, बीटेक किया, लेकिन उनका असली जुनून मशीनों में नहीं बल्कि साहित्य में निकला। एक तकनीकी पृष्ठभूमि से आने के बावजूद उन्होंने साहित्य के सबसे कोमल और जटिल रूपों जैसे गजल और नवगीत पर जो छाप छोड़ी है वो वाकई हैरान करने वाली है। और यही बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, क्योंकि अक्सर हम मानते हैं कि तकनीक का दिमाग अलग होता है और साहित्य का अलग, लेकिन ज्ञान का असली महत्व तो उसके अनुप्रयोग में है ना। यानी आप उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। बिल्कुल। गरिमा सक्सेना की रचनाओं में आप साफ देख सकते हैं कि उन्होंने अपने तकनीकी दिमाग की जो संरचनात्मक समझ है, उसका उपयोग गजल की बहर और दोहे की कहन को तराशने में किया है। एक इंजीनियर की तरह वे जानती हैं कि कौन सा शब्द कितना भार उठा सकता है, ताकि कविता का पूरा ढांचा वो भरभरा कर गिरे नहीं। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शब्दों का भार उठाना ये तो ठीक है, लेकिन कोई भी रचनाकार रातों रात ऐसे शब्दों का जादुई पुल नहीं बना लेता। हिंदी गजल के पथमर नामक जो उनकी आलोचनात्मक पुस्तक है, उससे पता चलता है कि गजलों में उनकी ये दिलचस्पी कॉलेज के दिनों से ही थी। हाँ, बीज तो वहीं पड़ गए थे। जी, लेकिन हर बीज को खाद पानी चाहिए। उन्हें औपचारिक रूप से गजल लिखने के लिए सबसे पहले प्रेरित किया कोशिकी पत्रिका के संपादक स्वर्गीय कैलाश झा किंकर जी ने। और सबसे बड़ी बात, गजल की विभिन्न बहरों के साथ लिखने की जो कला है वो उन्हें उनके गुरु डॉक्टर दरवेश भारती ने सिखाई। ये गुरु शिष्य परंपरा गजल में बहुत अहम है। बिल्कुल। इसके अलावा मनीष शुक्ला, विवेक बिजनौरी और वरिष्ठ गजलकार अनिरुद्ध सिन्हा जैसे दिग्गजों ने भी उनके शिल्प को निखारने में बड़ी मदद की। क्योंकि गजल केवल कुछ अच्छी पंक्तियां लिख देना नहीं है, इसका अपना एक कठोर व्याकरण होता है। हाँ,
और यहीं पर मेरे मन में एक सवाल आता है। जब हम इन कड़े नियमों की बात करते हैं, जैसे बहर और काफिया, जो श्रोता शायद इन शब्दों से उतने परिचित नहीं है, मैं बता दूं कि बहर का मतलब है कविता की एक निश्चित लय या मीटर, और काफिया यानी तुकबंदी। तो मेरा सवाल यह है कि क्या व्याकरण के इन कड़े नियमों पर बहुत ज्यादा गणित लगाने से एक कवि की स्वाभाविक कच्ची भावनाएं दम नहीं जाती? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। मतलब ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी आजाद और तेजी से बहती हुई पहाड़ी नदी के बीचों बीच आपने अचानक कंक्रीट का एक भारी बांध बना दिया हो। क्या इससे कविता का असली भाव रुक नहीं जाता? देखिए, सतह से देखने पर ऐसा ही लगता है कि नियम बेड़ियों की तरह हैं। लेकिन यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि कला में नियम भावनाओं को बांधते नहीं हैं, बल्कि वे उन्हें एक दिशा देते हैं। दिशा देते हैं, वो कैसे? अगर हम आपकी उसी नदी वाले रूपक को लें तो एक बहती हुई नदी बहुत खूबसूरत होती है, आज़ाद होती है। लेकिन जब आप उस पर एक बांध बनाते हैं तो वो बांध नदी के पानी को हमेशा के लिए रोकता नहीं है, बल्कि वो उस पानी के दबाव को एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित कर देता है। और उस दबाव से क्या पैदा होता है? ऊर्जा, बिजली। अरे वाह, क्या बात है! ठीक वैसे ही बहर और काफिया का जो अनुशासन है वो कवि की बेतरतीब भावनाओं को एक दिशा में एक लेजर बीम की तरह केंद्रित कर देता है। जब एक बहुत गहरे दर्द को एक निश्चित मीटर के अंदर कसकर कहा जाता है तो उसका प्रभाव 100 गुना अधिक मारक हो जाता है। मतलब भावनाओं का बहाव रुका नहीं, बल्कि टरबाइन से टकराकर और ज्यादा ऊर्जावान हो गया। एकदम सही। और गरिमा जी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उन्होंने इस शिल्प को एक पिंजरे की तरह नहीं, बल्कि भावनाओं को तराशने वाले एक शक्तिशाली औजार की तरह इस्तेमाल किया है। ये बहुत ही कमाल का नजरिया है। और नियमों और गुरुओं से मिली इस शिक्षा का जमीनी परिणाम क्या हुआ, ये हमें तब समझ आता है जब हम उनकी प्रकाशित किताबों के उनके अंदरूनी दर्शन में जाते हैं। जी, उनका रचना संसार बहुत विविध है। बिल्कुल। उनकी 8 प्रमुख कृतियां सामने आती हैं। मैं यहाँ बस एक लिस्ट नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जरा इस विविधता को देखिए। दिखते नहीं निशान और एक नई शुरुआत जैसे उनके दोहा संग्रह हैं। फिर है छिपा सूरज कहाँ पर, बार बार उगी आएंगे, और कोशिशों के पुल जैसे नवगीत संग्रह हैं। हाँ, और चेहरे का जयपुर हो जाना उनका गीत संग्रह है। जी, और रोशनी के पक्ष में एक बहुत ही उम्दा गजल संग्रह है। मतलब वे एक विधा से दूसरी विधा में बहुत आसानी से छलांग लगाती हैं। और ये छलांग केवल किताबों के कवर तक सीमित नहीं है, इसके अंदर की जो कहन है, जो क्राफ्ट है, वो भी बहुत पुख्ता है। इस शिल्प की परिपक्वता का सबसे बड़ा प्रमाण वे सम्मान भी हैं जो उनके हिस्से आए हैं। हाँ, पुरस्कारों की बात करें तो जैसे उनके नवगीत संग्रह है छिपा सूरज कहाँ पर को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार मिला। इसके साथ ही हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद द्वारा उन्हें युवा लेखन कविता सम्मान भी मिला। ये पुरस्कार इस बात की मोहर हैं कि जब आप शिल्प की कठोरता के साथ जीवन के यथार्थ को मिलाते हैं तो साहित्य जगत उसे कितनी गंभीरता से लेता है। बिल्कुल। और इन किताबों के पन्नों के अंदर जो जो वैचारिक विश्लेषण है वो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है। जैसे उनके दोहा संग्रह दिखते नहीं निशान को ही ले लीजिए। इसमें दोहे और गजल के बीच एक बहुत ही बारीक तुलना की गई है। गरिमा जी का मानना है कि गजल के एक शेर में एक चुटीलापन होता है। चुटीलापन यानी एक तरह का तीखापन या हाजिर जवाबी? हाँ, जैसे मुशायरे में आप तुरंत वाह वाह कर उठते हैं, उसका प्रभाव एक पल के लिए आपको चमत्कृत कर देता है ना, लेकिन शायद वो क्षणिक हो। दूसरी तरफ वे कहती हैं कि दोहे की कहन में एक नुकीलापन होता है। नुकीलापन, ये शब्द बहुत सटीक है। ये चुटीलापन बनाम नुकीलापन का जो भेद है वो मुझे बहुत गहरा लगा। चुटीलापन मजा दे सकता है, लेकिन नुकीलापन एक तीर की तरह सीधे आपकी आत्मा में चुभता है और लंबे समय तक, शायद जिंदगी भर, अपना असर छोड़ता है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मतलब कबीर या रहीम के दोहे आज भी हमारे अवचेतन में इसीलिए जिंदा हैं क्योंकि उनमें वो नुकीलापन है। आप इसे बहुत खूबसूरती से पकड़ रहे हैं। गजल आपको महफिल का हिस्सा बनाती है, लेकिन दोहा आपको खुद से संवाद करने पर मजबूर करता है। वो आपको एकांत देता है। सही कहा। और विधाओं पर उनकी इसी पकड़ का एक और शानदार उदाहरण है उनका नवगीत संग्रह बार बार उग ही आएंगे। इसके शीर्षक में ही हार न मानने की एक जिद है, एक जिजीविषा है।
हाँ, और इस संग्रह की एक कविता का रूपक तो मुझे बहुत ही व्यक्तिगत लगा। इसमें एक पुराने स्वेटर को उधेड़कर नया स्वेटर बुनने का जिक्र है। पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। एक पुराने स्वेटर से धागे उधेड़कर बुनने बैठ गई हूँ एक नया मैं स्वेटर, लौटेगा वैसी ही फिर गर्माहट लेकर। अगर हम इसके पीछे के दर्शन को समझें तो ये केवल ऊन या सर्दियों की बात नहीं है। क्या आपने कभी किसी पुराने बुने हुए स्वेटर को उधेड़ते हुए देखा है? हाँ, बचपन में माँ को करते हुए देखा है। तो जब आप उस ऊन को खींचते हैं तो वो धागा एकदम सीधा नहीं होता, वो थोड़ा मुड़ा हुआ, सिकुड़ा हुआ होता है। उसमें उस पुराने सांचे की स्मृति रह जाती है। अरे वाह, धागों में अतीत की सिकुड़न, ये बहुत ही सुंदर विचार है। बिल्कुल। लेकिन कभी उन सिकुड़े हुए अतीत के दुखों या टूटे हुए सपनों के धागों को फेंकती नहीं है। वो उन्हीं पुराने धागों को समेटती है, अपनी नई ऊर्जा लगाती है और एक नए सांचे में ढालकर फिर से वही गर्माहट वापस लाती है। ये जीवन में किसी आघात या ट्रॉमा के बाद फिर से खड़े होने का बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। पुराने धागों से नई गर्माहट, सच में अद्भुत। लेकिन उनका दायरा केवल अपनी कविताओं में ये रूपक गढ़ने तक सीमित नहीं है। वे एक बहुत पैनी नजर रखने वाली आलोचक भी हैं। हिंदी गजल के पथ पर नामक पुस्तक में उन्होंने समकालीन साहित्य का बहुत बेबाकी से मूल्यांकन किया है। जी बिल्कुल किया है। इसमें वे महान कवि दुष्यंत कुमार के ऐतिहासिक संग्रह साय में धूप के 50 साल पूरे होने का जिक्र करती हैं। मतलब दुष्यंत कुमार ही वो मील का पत्थर हैं जिन्होंने हिंदी गजल को दरबारी महफिलों से उठाकर सड़क पर ला खड़ा किया था, आम आदमी के विद्रोह की भाषा दी थी। और दुष्यंत कुमार की इसी विरासत के संदर्भ में गरिमा सक्सेना का एक बहुत स्पष्ट वैचारिक रुख सामने आता है। वे वरिष्ठ गजलकार कमलेश भट्ट कमल जी के विचारों का समर्थन करती हैं। उनका मानना है कि हिंदी गजल को उर्दू के मोह में फंसकर कृत्रिम या बनावटी नहीं बनना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब क्या गजल मूल रूप से उर्दू या फारसी की विधा नहीं है? देखिए, अगर हम इसे एक व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये समझना जरूरी है कि भाषा केवल शब्दों का एक शब्दकोश नहीं होती। भाषा एक पूरी संस्कृति, एक पूरे जमीन की मिट्टी की गंध को अपने अंदर समेटे होती है। हाँ, जाहिर सी बात है। तो जब कोई विधा जैसे गजल एक भाषा से दूसरी भाषा और संस्कृति में यात्रा करती है तो उसे उस नई जमीन के रंग रूप को ग्रहण करना ही पड़ता है। गरिमा जी का तर्क ये है कि अगर आप हिंदी में गजल लिख रहे हैं लेकिन उसमें जबरदस्ती फारसी या अरबी के भारी भरकम शब्द ठूस रहे हैं सिर्फ उसे गजल जैसा दिखाने के लिए, तो वो एक मुखौटा बन जाता है। यानी वो नकली लगने लगती है, पाठक उससे जुड़ नहीं पाता। एकदम सही। हिंदी गजल को भारत के गांवों की, यहाँ के आम जनजीवन की बात करनी चाहिए। अगर आप एक भारतीय किसान या एक आम नौकरी पेशा व्यक्ति का दर्द लिख रहे हैं तो आपको ईरान के गुलाबों या साकी के रूपकों की जरूरत नहीं है। आपको तुलसी के पौधे और पसीने की गंध की जरूरत है। ये एक बहुत ही स्पष्ट नजरिया है। और इसी बेबाकी के साथ उन्होंने इसी पुस्तक में आज के कुछ आलोचकों पर भी तीखी टिप्पणी की है। वो लिखती हैं कि कुछ आलोचक केवल, और ये वाक्य मुझे बहुत जबरदस्त लगा, कमियों की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार करना चाहते हैं। ये आज के लिटरेरी इकोसिस्टम पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। बिल्कुल। मतलब ये कितनी बड़ी विडंबना है। वे कह रहे हैं कि आज आलोचना का मतलब केवल ये रह गया है कि आलोचक लाल पेन लेकर बैठता है और ढूंढता है कि व्याकरण कहाँ गलत हुआ या मीटर कहाँ थोड़ा कमजोर हो गया। वे इन छोटी कमियों की पूंछ पकड़कर खुद को बड़ा साबित करना चाहते हैं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वे ट्रैफिक पुलिस बन गए हों जो सिर्फ चालान काटने के लिए खड़े हैं, उस यात्रा का आनंद लेने के लिए नहीं। इस चक्कर में वे रचनाकार की जो मूल आत्मा है, उसके दर्द की जो गहराई है, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। सही कहा। एक आलोचक का काम केवल गलतियां ढूंढना नहीं है, बल्कि रचना के सौंदर्य को पाठकों के सामने लाना भी है। और सिद्धांत की इन गहरी बातों के बाद अब ये देखना बहुत दिलचस्प है कि सक्सेना अपनी खुद की कविताओं में इन सिद्धांतों को जमीन पर कैसे उतारती हैं। अगर हम उनके रोशनी के पक्ष में और कोशिशों के पुल संग्रहों को खंगालें तो उसमें जो बिंब या रूपक इस्तेमाल हुए हैं वे सचमुच कमाल के हैं। हाँ, उनके रूपक बहुत सीधे और गहरे होते हैं। जैसे एक कविता में वो एक मानसिक और सामाजिक बिंब गढ़ती हैं। एक चिड़िया का जिक्र है जो एक शीशे से बार बार अपनी चोंच टकरा रही है। पंक्ति है, जो चिड़िया चोंच से शीशे पे अक्सर वार करती है
वो अपने अक्स को ही कैद एक चिड़िया समझती है। ये 4 पंक्तियां आधुनिक मानव जीवन का कितना बड़ा दर्शन समेटे हुए हैं। वो चिड़िया शीशे में अपनी ही परछाई को देखकर ये भ्रम पाल लेती है कि उस पार कोई और कैद है और उसे आजाद कराना है, इसलिए वो खुद को लहूलुहान कर लेती है। ये तो एक मनोवैज्ञानिक जाल की तरह है। ये भ्रम और स्वतंत्रता के हमारे अपने संघर्ष का प्रतीक है। आज का आधुनिक मनुष्य भी तो उपभोक्तावाद और अपनी महत्वाकांक्षाओं के अदृश्य शीशों से दिन रात टकरा रहा है। वो सोचता है कि वो दुनिया से लड़ रहा है, ये समझे बिना कि असली कैद उसके अपने भीतर ही है। ओहो, ये बहुत गहरा है। और जब वे हमारे समाज के बाहरी ढांचे पर यानी शहरीकरण पर आती हैं, तो उनका रूपक सीधा हमारे ज़मीर पर वार करता है। आज के अंधाधुंध विकास पर वे लिखती हैं, महानगरों को हर पल रोशनी ऐसे नहीं मिलती, हमारे गांवों की ये मोम जैसी देह जलती है। इस एक पंक्ति में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का पूरा सार छिपा है। विकास की कीमत हमेशा कोई न कोई चुका रहा होता है। शहरों की ये रोशनी हवा से नहीं आ रही है, इसके पीछे गांवों के संसाधनों का, उनके श्रम का जो मोम है वो पिघल रहा है। और यही बात उनकी कविताओं को आज के यथार्थ से जोड़ती है। उनके यहाँ केवल अमूर्त दर्शन नहीं है। जैसे आज हम अखबार खोलते हैं तो पेपर लीक की समस्याएं दिखती हैं, युवाओं के टूटते सपने दिखते हैं, पर्यावरण का विनाश दिखता है। बिल्कुल, पेड़ों का कटना, लालच। हाँ, और नेताओं का चुनाव आते ही रंग बदलना, जिधर फायदा दिखता होते उसके संग। इन सब कड़वी सच्चाइयों पर उनकी कलम पूरी धार के साथ चलती है। लेकिन यहाँ मैं हमारे श्रोताओं के लिए यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी समझता हूँ कि गरिमा जी किसी राजनीतिक पार्टी का पक्ष नहीं ले रही हैं। ये स्पष्ट करना वाकई बहुत जरूरी वे है। किसी एक विचारधारा का झंडा लेकर नहीं चल रहे हैं। वे साहित्य के उस आदर्श का पालन कर रही हैं जहां एक रचनाकार केवल समाज का एक निष्पक्ष दर्पण होता है। अब अगर उस दर्पण में पेपर लीक की बदसूरती या नेताओं का लालच दिख रहा है, तो वे बस उसे बिना लाग लपेट के सामने रख रही हैं। और हम भी बस उस दर्पण में दिखने वाले अक्स को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एकदम सही। और यह यथार्थ तब और मार्मिक हो जाता है जब वे स्त्री विमर्श की बात करती हैं। उनकी कविताओं में स्त्री के अंतर्विरोध बहुत खूबसूरती से उभरे हैं। एक तरफ वे एक बेटी को हरसिंगार और लाल गुलाब कहकर उसकी पारंपरिक कोमलता का जश्न मनाती हैं। लेकिन वे यही नहीं रुकती। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि तुरंत ही वे उस यथार्थ पर आती हैं जो आज की कामकाजी महिला का असली सच है। वे लिखती हैं कि एक स्त्री घड़ियों की सुइयों की तरह आठों पहर खटती है। हाँ, यही विरोधाभास आज की औरत का सबसे बड़ा सच है। एक तरफ वो गुलाब है और दूसरी तरफ एक मशीन की तरह लगातार जिम्मेदारियों का बोझ ढो रही है। जी, और सिर्फ स्त्री ही नहीं, एक आम इंसान की बेबसी को स्वर देने में भी वे माहिर हैं। उनकी पंक्तियां जैसे अंधेरे में जिए उजाले या कागजों पर सब सही है, ये हमारे प्रशासनिक सिस्टम पर बहुत तीखे व्यंग्य हैं। कागजों पर सब सही है, ये तो हमारे हर सरकारी दफ्तर की कहानी है ना? फाइलों में तो सब कुछ मुकम्मल है, योजनाएं पास हो गई हैं, विकास की गंगा बह रही है, लेकिन जमीन पर हकीकत में आम आदमी आज भी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए रोज संघर्ष कर रहा है। उनकी ये कविताएं उन झूठे दावों को बेनकाब करती हैं। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत परिदृश्य को एक साथ रखकर देखें तो हम पाते हैं कि गरिमा सक्सेना की ये साहित्यिक यात्रा केवल शब्दों को पन्नों पर सजाने की यात्रा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमें सिखाती है कि चाहे वो इंजीनियरिंग का कोई जटिल फॉर्मूला हो या साहित्य का ज्ञान, ये केवल वातानुकूलित कमरों में बंद रहने के लिए नहीं है। इनका असली काम है समाज से टकराना, अपने आसपास के कठोर यथार्थ को खुली आंखों से देखना और उस घुटन को आवाज देना ही एक सच्चे रचनाकार की जिम्मेदारी है। और ये सब हम सभी के लिए, जो भी आज इसे सुन रहे हैं, उनके लिए क्यों मायने रखता है? क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो बहुत तेज भाग रही है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारी संवेदनाएं सुन्न होती जा रही हैं। ऐसे में गरिमा जी की ये कविताएं और गजलें हमें एक पल के लिए रुकने पर मजबूर करती हैं। वे हमें एक दर्पण देती हैं। सही कहा। ये कविताएं हमें याद दिलाती हैं कि हम इंसानों का समाज है, महज उत्पादन करने वाली मशीनें नहीं हैं। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हमारी आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ खत्म करना चाहेंगे। अगर हम सोचें, आज हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं। ये एक ऐसा समय है जहां हर बात को सोशल मीडिया पर महज कुछ अक्षरों में समेटने की होड़ मची है। हमारी ध्यान देने की क्षमता लगातार सिकुड़ती जा रही है। हाँ,
हम लंबे टेक्स्ट पढ़ ही नहीं पाते आजकल। एकदम। और जो पढ़ रहे हैं वो भी ज्यादातर उथला शोर है। तो क्या ऐसे शोरगुल वाले समय में, जहां शब्द अपनी कीमत खो रहे हैं, हमें फिर से दोहे और गजल के उस पुराने कड़े अनुशासन की ओर लौटने की आवश्यकता नहीं है? ये बहुत गहरी बात है। जरा इस विडंबना को देखिए। सोशल मीडिया भी कम शब्दों की मांग करता है और एक दोहा भी सिर्फ 2 पंक्तियों का होता है। लेकिन सोशल मीडिया आपको उथला बनाता है, जबकि दोहे का वो कठोर शिल्प उन चंद शब्दों में जीवन के सबसे गहरे सच और एक पूरी सदी का दर्द बयान करने की ताकत रखता है। क्या हमें वापस उस ठहराव और उस नुकीलेपन की जरूरत नहीं है जो हमारे शोर को शांत कर सके? ये वास्तव में सोचने का विषय है। शायद उन कम शब्दों के कड़े ढांचे में, उस बहर और काफिये के अनुशासन में ही हमारी आज की इस बिखरी हुई और थकी हुई भावनाओं का सबसे सटीक इलाज छिपा हो। और यही बात हमें वापस हमारे उसी शुरुआती रूपक पर लाकर खड़ा कर देती है। एक पुल का वो कंक्रीट और लोहे का ढांचा भले ही दूर से देखने पर कठोर लगता हो, लेकिन जब उस पर कोशिशों के पुल बांधे जाते हैं, जब व्याकरण के उन सख्त नियमों के बीच से इंसानी जज्बातों की नदी बहती है, तभी वो रचना समय की कसौटी पर खरी उतरती है और हमारे दिलों तक पहुंचती है। इसी विचार और इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। गरिमा सक्सेना पर यह चर्चा हमें उनकी लेखनी और विचारों को और गहराई से समझने का अवसर देती है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और श्वेतवर्णा प्रकाशन पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और साहित्यिक चर्चाओं से जुड़े रह सकें। श्वेतवर्णा प्रकाशन के साथ जुड़े रहिए और शब्दों की इस यात्रा का हिस्सा बनिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए लेखक और नई दृष्टि के साथ। नमस्कार।